कभी सोचा है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका आखिर क्यों कहते हैं? ये सवाल सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता, बल्कि एमपीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए तो ये एक हॉट टॉपिक है। तो आज चलिए मध्य प्रदेश की इन्हीं जीवन धमनियों यानी इसकी नदियों की पूरी कहानी को समझते हैं। तो देखिए, आज के हमारे इस सफर में हम क्या-क्या कवर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इन नदियों को भौगोलिक रूप से कैसे बांटा गया है। फिर राज्य की सबसे जरूरी लाइफलाइन नदियों के बारे में जानेंगे। यमुना में मिलने वाली सहायक नदियों को देखेंगे। और हाँ, कुछ और भी जरूरी नदियां हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। आखिर में ये नदियां हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्यों जरूरी हैं और एग्जाम के लिए सबसे जरूरी टिप्स क्या हैं, ये सब जानेंगे। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, इस मायके से निकलने के बाद ये नदियां आखिर जाती कहाँ हैं? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि हम इन्हें दो बड़े ग्रुप्स में या कहिए दो ड्रेनेज सिस्टम्स में बांट दें। और ये बंटवारा इस बात पर होता है कि वो अपना पानी आखिर में किस समंदर में गिराती हैं, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में। इस चार्ट को देखिए, यहाँ सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। मध्य प्रदेश की ज्यादातर नदियां दो मुख्य दिशाओं में बढ़ जाती हैं। एक तरफ है नर्मदा और ताप्ती, जो पश्चिम की ओर बहती हैं और सीधा अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। दूसरी तरफ है चंबल, बेतवा, सोन जैसी नदियां, जो उत्तर और पूर्व की तरफ बहकर गंगा यमुना सिस्टम का हिस्सा बनती हैं और फिर पहुंचती हैं बंगाल की खाड़ी तक। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उन दो महारथियों की जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं। जी हाँ, नर्मदा और ताप्ती। इन्हें मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और यकीन मानिए, एग्जाम के लिहाज से ये दोनों बेहद जरूरी हैं। तो सबसे पहले मां नर्मदा, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे प्रमुख नदी। ये निकलती हैं अमरकंटक के पठार से और बहती हैं पूरब से पश्चिम की ओर। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात, जिसे आपको नोट कर ही लेना चाहिए, वो ये है कि नर्मदा एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जिसे अंग्रेजी में रिफ्ट वैली कहते हैं। ये सवाल परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। नर्मदा को जीवन रेखा क्यों कहते हैं? इसका जवाब है इस पर बने बड़े बड़े बांध, जैसे बरगी, इंदिरा सागर और सरदार सरोवर। सोचिए, इन प्रोजेक्ट से सिंचाई के लिए पानी मिलता है, बिजली बनती है और इसी वजह से ये पूरे राज्य की तरक्की की धुरी हैं। अब बात करते हैं ताप्ती नदी की, जिसे हम नर्मदा की समानांतर बहन भी कह सकते हैं। इसका उद्गम होता है बैतूल जिले के मुल्ताई से। और ताप्ती की सबसे खास बात क्या है? ये भी बिल्कुल नर्मदा की तरह ही एक रिफ्ट वैली में और लगभग उसके समानांतर ही बहती है। तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों की कहानी तो हमने समझ ली। अब अपना रुख मोड़ते हैं उत्तर की ओर और देखते हैं उन नदियों को जो आगे जाकर यमुना नदी में मिलती हैं और इस तरह गंगा नदी सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन जाती हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है चंबल नदी का। ये निकलती है जाना पाव पहाड़ी से। चंबल का नाम आते ही एक चीज दिमाग में जरूर आती है, इसके गहरे और विशाल बीहड़, जिन्हें रवीन्स भी कहते हैं। और हाँ, गांधी सागर जैसा बड़ा बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेतवा और केन की। देखिए, बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा का दर्जा मिला हुआ है। वहीं केन नदी का नाम आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। ये एक राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है, इसे जरूर याद रखिएगा। अच्छा, चंबल, बेतवा और केन के अलावा भी कई ऐसी नदियां हैं जिनका मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी और कल्चर में बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए अब फटाफट उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, सोन नदी भी वहीं से निकलती है जहां से नर्मदा, यानी अमरकंटक से। लेकिन ये नर्मदा की तरफ पश्चिम में नहीं, बल्कि पूर्व की तरफ बहती है और सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है। और दूसरी तरफ है हमारी पवित्र शिप्रा नदी, जिसके किनारे महाकाल की नगरी उज्जैन बसी है और जहां हर 12 साल में भव्य सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। ये टेबल बहुत काम की है। इसमें कुछ और जरूरी सहायक नदियां दिखाई गई हैं। एक बात पर ध्यान दीजिए, काले सिंध और पार्वती, ये दोनों चंबल में जाकर मिलती हैं। वहीं माही नदी एक और ऐसी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है। तो इस टेबल का आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। तो हमने नदियों का पूरा भूगोल तो समझ लिया, पर अब आते हैं इस सवाल पर कि राज्य के लिए इनका आर्थिक महत्व क्या है और सबसे जरूरी, एग्जाम के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। तो सीधी सी बात है, ये नदियां मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नसें हैं।
सोचिए, खेती और सिंचाई का तो ये आधार है ही, साथ ही इनसे पनबिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है, इंडस्ट्रीज को पानी मिलता है और हमारी सांस्कृतिक विरासत भी तो इन्हीं के किनारों पर बसी है। अब वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार रहता है, एग्जाम टिप्स। इन्हें याद कर लीजिए, काम बहुत आसान हो जाएगा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां? जवाब है नर्मदा, ताप्ती। यमुना की सहायक नदियां? चंबल, बेतवा, केन। वो कौन सी नदी है जो सीधे गंगा में मिलती है? सोन नदी। और जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं वो हैं नर्मदा का उद्गम स्थल और चंबल के बीहड़। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि हमने अब तक क्या-क्या मुख्य बातें सीखी हैं। तो सार ये है कि मध्य प्रदेश की नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की रीढ़ की हड्डी हैं। नर्मदा और ताप्ती की रिफ्ट वैली वाली कहानी तो बिल्कुल नहीं भूलनी है। और हाँ, सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए ये पूरा टॉपिक ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, अब आपकी बारी। कुछ सवालों से अपनी तैयारी को परखते हैं। पहला सवाल, इनमें से कौन सी नदी एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? आपके ऑप्शन हैं चंबल, बेतवा, नर्मदा या सोन। थोड़ा रुकें, याद कीजिए हमने इस पर कितना जोर दिया था। जी हां, सही जवाब है नर्मदा, और साथ में ताप्ती भी। दूसरा सवाल, केन बेतवा लिंक परियोजना किस नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व के बीच से होकर गुजरती है? ये एक बहुत ही जरूरी और चर्चित विषय है। थोड़ा रुकें, इसका सही जवाब है पन्ना टाइगर रिजर्व। और ये रहा आज का आखिरी सवाल, चंबल नदी पर बना गांधी सागर बांध किस बड़ी परियोजना का हिस्सा है? थोड़ा रुकें, बिल्कुल सही, ये बांध चंबल घाटी परियोजना का ही एक अहम हिस्सा है, जिसमें राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध भी आते हैं। उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की नदियों का ये सफर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इस विश्लेषण से आपकी तैयारी में थोड़ी भी मदद मिली हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही जरूरी टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार हम मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स की दुनिया में गोता लगाएंगे, तो तैयार रहिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और